रामचरितमानस की एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्या इसे हमारे देश के नेताओं ने पढ़ा है? भारत में वर्षों से रामचरितमानस का पाठ होता आ रहा है। अब रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की मांग अखिलेश यादव की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है। पहले इसे बिहार में लालू तेजस्वी की पार्टी में से मंत्री चंद्रशेखर ने नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा था। दस्तक देता सवाल है कि 450 वर्ष से ज्यादा पहले तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी, इसका बड़ा राजनीतिक विरोध अभी क्यों? क्या यह 90 के दशक वाली कमंडल बनाम मंडल की सियासत का पार्ट 2 है? जिस रामचरितमानस की चौपाई का जिक्र करते हुए राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिस रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप के दोषी को छत्तीसगढ़ में सजा सुनाती है, जिस रामचरितमानस का पाठ वर्षों से सुख, शांति, संपन्नता और सफलता की कामना के लिए भारत के घरों में होता आ रहा, गोस्वामी तुलसीदास की तरफ से लिखी गई उसी रामचरितमानस को बैन करने की मांग और मांग करने वाले नेता का विरोध दोनों शुरू हुआ है। बैन की मांग स्वामी प्रसाद मौर्य ने की। ये यूपी चुनाव से पहले बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए थे। अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए। अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस में 7 अध्याय हैं, 4608 चौपाइयां हैं, दोहों की संख्या 1074 है, 207 सोरठा है, 86 छंद है। लेकिन बैन किस हिस्से के लिए, किस चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते हैं? ये तुलसी बाबा की ही रामायण की चौपाई है, जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोलकल वारा। यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से, कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी शूद्र का मतलब होता है सारे आदिवासी, सारे दलित, सारे पिछड़े। जो तथाकथित हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है, जिसका चौथा सोपान है शूद्र का, और उसे शूद्र में सभी दलित, सभी आदिवासी, सभी पिछड़े आते हैं, उनके लिए कहा गया है। और नारी को भी नहीं छोड़ा। एक जगह लिखते हैं कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना, यानी समस्त गुणों से हीन, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी अगर ब्राह्मण है तो पूजिए। लेकिन पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? स्वामी प्रसाद ये आपत्ति जताने वाले पहले नेता नहीं। इनसे पहले इसी महीने आरजेडी के नेता और बिहार में मंत्री चंद्रशेखर भी रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता चुके। अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता। बिहार से उत्तर प्रदेश तक विवाद पहुंचा तो विरोध बीजेपी एक ही स्वर में करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं और समाजवादी पार्टी को उन्हें उस पर बयान देना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि ये उनका विचार है या उनकी पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का विचार है। रामचरितमानस के जानकार कहते हैं, जिन चौपाइयों का जिक्र करके सवाल सियासत में उठता है, वो राम नहीं कह रहे। ज्यादातर जगहों पर अधूरे और गलत संदर्भ के साथ आज के दौर में नेता व्याख्या करने लगते हैं। किसी चौपाई पर विवाद है तो भी जरूरी है कि तुलसीदास के कालखंड की आज से तुलना न की जाए। ऐसा करना सही नहीं।
तब दस्तक देता सवाल है, क्या राजनीतिक मकसद से रामचरितमानस विवाद उठाया जाता है? इसके लिए एक बार आप फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य जो पूछते हैं उसे सुनिए। हम पूछना चाहते हैं धर्म के ठेकेदारों से, क्या जिसको आप शूद्र कह रहे हो, शूद्र वर्ग में आने वाले आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? दलित हिंदू नहीं है क्या? पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है क्या? अगर आदिवासी हिंदू है, दलित हिंदू है, पिछड़े हिंदू हैं, सब मिलकर आप 85-86% हो गए, जब 85-86% हिंदुओं को गाली दे करके मुट्ठी भर 5% हिंदुओं के भावना की बात करते हो। 85% हिंदुओं को गाली दोगे, 5% हिंदुओं की भावना की चिंता करोगे? रामचरितमानस का आधार बनाकर क्या सवर्ण बनाम पिछड़े और दलित की राजनीति नहीं है? दो जानकारियों पर ध्यान दीजिए। पहली जानकारी, रामचरितमानस का विवाद तेजी से तब चर्चा में आया है जब पिछड़ों को आबादी मुताबिक अधिकार न मिलने के दावे के साथ बिहार में जातिगत जनगणना का पहला चरण शुरू हुआ है। दूसरी जानकारी, 2014 में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले, 2019 में बढ़कर ये 44% हुआ। 14 में बीजेपी को 24% दलित वोट मिले, 2019 में बढ़कर ये 34% हुआ। 2014 में बीजेपी को 38% आदिवासी वोट मिला, 2019 में बढ़कर ये 44% तक पहुंचा। तब क्या जातिगत आधार पर बहुसंख्यक वोट को बांटने के लिए रामचरितमानस का विवाद छेड़ा गया? चुनाव और चुनावी रणनीतियों पर बारीक नजर रखने वाले विश्लेषक संजय कुमार आपको आगे इसके बारे में बताएंगे। बिहार में जब विवाद उठा तो आरजेडी के मंत्री के बयान से जेडीयू ने पल्ला झाड़ लिया, जबकि सरकार में दोनों साथ हैं। यूपी में जब ये विवाद आया तो समाजवादी पार्टी के ही दूसरे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा कर रहे हैं। तब आपको समझना यह भी जरूरी है कि रामचरितमानस को बैन करने की मांग करने वालों को क्या कोई राजनीतिक फायदा होगा? दो तरह की राजनीति आज देश में चल रही है। एक है कि आप धार्मिक आधार पर लोगों को पोलराइज करने या मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो धार्मिक भावनाओं का सहारा, जो दूसरी आइडेंटिटी है, जो कहते हैं जाति की आइडेंटिटी है, उसका सहारा लेती है और कोशिश करती है कि जातिगत आइडेंटिटी के इर्द गिर्द वोटरों को गोलबंद करें। जिस पार्टी का जिसमें ज्यादा दमखम है, जिसमें पार्टी जो सक्षम दिखाई पड़ती है, उसका सहारा लेती है। हम ऐसा जरूर कह सकते हैं कि जो रामचरितमानस के इर्द गिर्द जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसमें इसका जातिगत आधार पर गोलबंदी के आसार तो नजर आते हैं, इसकी संभावना बनी हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई एक आम नागरिक को, एक आम वोटर को इसमें बहुत ज्यादा सहानुभूति होगी या बहुत आहत हुआ होगा कोई वोटर। तो ऐसे मुद्दों पर पार्टियों के लिए जातिगत आधार पर वोटरों को मोबिलाइज करना मुझे संभव दिखाई नहीं पड़ता। जिस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या रामचरितमानस कंट्रोवर्सी को हम एक तरह से मंडल का हथियार, कमंडल के खिलाफ देख सकते हैं, देखने वाले देखें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि, मैं नहीं मानता कि ये कोई बड़ा इफेक्टिव हथियार होगा। जो कमंडल है उसके खिलाफ मंडल मोबिलाइजेशन करने में ये कंट्रोवर्सी सफल होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता।